दोस्तों नमस्कार। मुस्लिम आया, दलित आया, ओबीसी आया, मिडिल क्लास आया, किसान आया, मजदूर आया, महिलाएं आई, युवा तबका भी साथ आकर खड़ा हो गया। वोकलिंगा और लिंगायत में सेंध लग गई, उसका भी एक तबका निकलकर आ गया। यानी अलग अलग हिस्सों में कर्नाटक के चुनाव को देखने वालों के लिए शायद यह बड़ा झटका है राजनीतिक तौर पर कि कर्नाटक ही निकलकर जब कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया तो जिसकी जो राजनीतिक जमी थी वो जमी तो उसकी बरकरार रही, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक ही खड़ा था। और शायद इसीलिए कांग्रेस के वोट बैंक में 5% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और दूसरी तरफ बीजेपी पुरानी परिस्थिति में खड़ी नजर आई। हालांकि जेडीएस की जमीन कुछ खिसक गई और वह सिमटती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर का यह चुनावी परिणाम और जो रिजल्ट कर्नाटक ने दिया वो दरअसल कांग्रेस के लिए नहीं है, वो कर्नाटक के लिए है या इस देश के भीतर में राजनीति साधते हुए खुद को राजनीतिक और चुनावी मशीन में तब्दील करने वाले प्रधानमंत्री के लिए भी है। कर्नाटक के लोगों ने देखा जब इस देश में महसूर जल रहा था, जिस वक्त कश्मीर के भीतर जवान शहीद हो रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान न्याय की गुहार लगा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध ली, कानों को ढक लिया और कर्नाटक में नारों के बीच निकलते चले गए और जय बजरंगबली का नारा भी उन्होंने ही दिया। यानी एक ऐसा राजनीतिक कार्ड उन्होंने इस दौर में खेल लिया जिस राजनीतिक कार्ड की जरूरत 2024 में पड़ती, लेकिन 2023 वह भी कर्नाटक में इस नारे को भी भोथरा साबित वहीं के लोगों ने कर दिया। तो क्या राजनीतिक तौर पर कर्नाटक ने जो फैसला सुनाया है वो भारत की राजनीति को अब डिगा रहा है? क्योंकि जिस जगह से भारत जोड़ो यात्रा निकली उस जगह की 80% सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई। 22 दिन कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी ने बिताए थे और उसके बाद समूची कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव प्रचार में कूद गई, उसमें सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर सिद्धारमैया हो, या डीके शिव कुमार हो, या पूरी कतार कांग्रेस की जो नेताओं की नजर आई, उसने चुनौती को स्वीकार किया और पहली बार इस अंदेशे के साथ कांग्रेस चल पड़ी कि यह देश नफरत और घृणा जो फैलाई जा रही है समाज में, उसके ऊपर कम से कम इस देश की जनता की भावनाओं की मिट्टी को आपको डालना होगा। और कर्नाटक से वही पौध निकल कर आई, वहीं पर कोपलें फूटी हैं। लोगों ने महसूस किया और खास तौर से कांग्रेसी नेताओं ने, जिन्होंने देखा कि जब ईडी सक्रिय होती है, सीबीआई सक्रिय होती है तो क्या कुछ होता है, और शायद इसीलिए हर की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और ऐसी परिस्थिति इससे पहले किसी चुनाव के वक्त आई नहीं होगी, क्योंकि हर वक्त जो चुनाव लड़ा गया, इस वक्त चुनाव से आगे की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, जिसमें हर चुनाव के बाद बीजेपी तमगा अपने छाती पर गाड़कर और दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न मनाकर ऐलान करती थी, जनता ने हमें चुन लिया तो हम जो मन चाहे वो करेंगे। और शायद इसीलिए आज की चुनाव जीत के बाद चाहे वो डीके शिव कुमार हो, रोते हुए नजर आए, चाहे वो सिद्धारमैया हो, आंसुओं से उनके भी कहीं ना कहीं नम थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। ये महसूस कर रहे थे कि कर्नाटक की संस्कृति और कर्नाटक के भीतर चुनावी संस्कृति, इसको लेकर जो लोगों ने महसूस किया और इस दौर में बीजेपी जिस तरीके की सत्ता को चला रही थी, उसमें वो चाहती थी कि सभी जमीन नीचे दफन हो जाए। शायद इसीलिए हर की आंखों में आंसू थे। Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. And Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me in the jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ.
in Karnataka because they were fed up with BJP government. लड़खड़ाती जुबां और आंखों में आंसू, यह संदेश था कर्नाटक में कांग्रेस की उस जीत का जिसके जरिए ये लगातार राजनीतिक तौर पर चुनावी प्रचार में कूदे तो जरूर थे, लेकिन पता नहीं क्यों सबको आखिरी वक्त तक लगता था कि कहीं कर्नाटक एकजुट नहीं हुआ तो अलग अलग तरीके से बीजेपी या दिल्ली की सत्ता उन्हें बांट देगी और परिस्थितियां उनके खिलाफ चली जाएगी। लेकिन इस बार कर्नाटक एकजुट हुआ। शायद यही वजह है ओल्ड मैसूर के इलाके में कांग्रेस को तकरीबन 20 से ज्यादा सीटें मिल गई। 20 से ज्यादा पुरानी सीटों के मुकाबले लाभ हो गया। मुंबई कर्नाटक के इलाके में 16 सीटों का लाभ हो गया। मध्य कर्नाटक में 9 सीटों का लाभ हो गया। हैदराबाद कर्नाटक में 4 सीटों का लाभ हो गया। और जो कोस्टल का इलाका है वहां भी बीजेपी जो लगातार जीतती थी वहां पर भी 2 सीटों का लाभ कांग्रेस को हो गया। यानी वह तमाम परिस्थितियों को अगर परखिए तो एक झटका शायद कांग्रेस को लगा और शायद एक झटका जगदीश शेट्टार को लगा। जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए। उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार को उनसे दुगने से ज्यादा वोट मिले। यह संदेश चाहे लंबे वक्त तक आरएसएस और बीजेपी से साथ रहे जगदीश शेट्टार के साथ हो सकता है, लेकिन इस मैसेज ने जो हुबली धारवाड़ सेंट्रल की सीट थी और खासतौर से यह जो मुंबई कर्नाटक का जो पूरा इलाका है वहां पर 50 सीटों में से 33 सीट कांग्रेस ने जीत ली। यानी 16 सीटों की बढ़त मिल गई और जो बीजेपी पिछली बार 30 सीटें जीती थी इस बार खिसक के आधी सीटों पर आ गई। और जेडीएस की स्थिति वहां पर उतनी मजबूत रही नहीं तो फिर भी वह 2 सीटों पर जीती है। पहला संदेश मुंबई कर्नाटक ने पहली कील ठोकी कांग्रेस की जीत के लिए। दूसरी कील जो ठुकी वह दरअसल तटीय कर्नाटक के मैसेज के साथ थी। वहां पर बीजेपी पिछली बार 16 सीट जीती थी, इस बार वह 12 सीट पर आ गई। कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर एक संदेश दिया। यानी वहां की हवा जब प्रभावित करती है तो वो हैदराबाद तक चली जाती है जो दूसरी तरफ है, लेकिन इसका असर पुराने मैसूर पर भी होता है और बाकी इलाकों खासतौर से मध्य कर्नाटक में भी होता है। इसीलिए मध्य कर्नाटक के भीतर कांग्रेस को 9 सीटों का लाभ हो गया और बीजेपी की जो 8 सीटें हारी वो सारी सीट कांग्रेस ने जीत ली। हैदराबाद कर्नाटक के भीतर बीजेपी 5 सीट जो हारती है उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीत जाती है। यहां पर जेडीएस भी 1 सीट हारती है, वह 1 सीट कांग्रेस जीतती है। अब यह सवाल सबसे बड़ा था कि इस कर्नाटक के भीतर बीजेपी की पहुंच और पकड़ शहरी मिजाज के साथ रही, ग्रामीण कर्नाटक के भीतर उसकी पहुंच पकड़ बिल्कुल नहीं रही। तो पहला संदेश बहुत साफ है। प्रधानमंत्री का ऑरा जो राजनीतिक तौर पर उन्होंने अलग अलग योजनाओं के जरिए और वेलफेयर स्कीम के जरिए गढ़ने का जो पूरा का पूरा वातावरण बनाया वह पूरी परिस्थिति खारिज हो गई। कुछ चकाचौंध बेंगलोर शहर में जरूर नजर आई जहां पर उन्होंने 36 किलोमीटर तक 2 दिनों में सड़कें नापी, वहां पर कुछ असर जरूर दिखाई दिया। लेकिन ग्रामीण कर्नाटक के भीतर किसानों का सवाल हो जहां किसान सम्मान निधि दिया जाता है, मजदूरों का सवाल हो जहां मनरेगा को लेकर सरकार अपना ही गुणगान चाहे करने लगी हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरों का जिक्र हो, और इन सब के साथ युवाओं का जब जिक्र हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए मजदूरों का जिक्र हो, सारी परिस्थिति कैसे तबाह हुई है यह दरअसल इस फैसले के साथ और वोटिंग पैटर्न में निकल कर आया है। किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थिति होती नहीं है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि क्या मोदी की इमेज यहां पर नहीं चल पाई, यानी जो मोदी मैजिक था वो नहीं चल पाया। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ऐसी स्थिति आ गई जहां पर कर्नाटक में पहली बार शहर का एक बड़ा तबका और ग्रामीण इलाकों का उससे भी बड़ा तबका एक साथ बीजेपी के खिलाफ हो जाए और बीजेपी आधी सीटों पर आकर खड़ी हो जाए जहां पर वो सत्ता मौजूदा वक्त में चला रही है या चला रही थी? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर डबल इंजन का नारा लग रहा और वो फेल नजर आए? लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने और शायद
मोदी और शाह के सामने है कि जिस हिंदुत्व के कार्ड को उन्होंने खुले तौर पर खेला और एक अकस्मात तरीके से खेला, जहां पर बजरंग दल को हनुमान से जोड़ दिया, बजरंग बली से जोड़ दिया। सवाल यह था, क्या यह हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी की राजनीतिक जीत जो अभी तक होती आती रही, उसमें पहली बार कर्नाटक ने बहुत साफ संदेश दे दिया कि वोटों का ध्रुवीकरण नारों के आश्रय, नफरत के आश्रय, घृणा के आश्रय और समाज के भीतर अलग अलग तबकों को लुभाने या खरीदने के आश्रय नहीं आ सकता है। क्या यह स्थिति कर्नाटक के फैसले के साथ जुड़ी है? यकीनी तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर और वोटरों के सामाजिक मिजाज को एक साथ आप लेकर चलें और इसकी शुरुआत अगर भारत जोड़ो यात्रा की प्रक्रिया से शुरू करें, तो 3 संदेश आपके सामने खुलकर आएंगे। जो उम्मीद और आस यकीनी तौर पर डबल इंजन सरकार को ली थी, वह पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। डबल इंजन की सरकार के आश्रय जिन बातों को जमीनी तौर पर कर्नाटक के भीतर लगातार बीजेपी ने फैलाया, उसमें चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और बिसात अमित शाह की रही, और उस पर जो चीजें रेंग रही थी वो आरएसएस की रही। इन तीनों परिस्थितियों के कॉकटेल ने दरअसल उस राजनीतिक जमीन को बंजर बना दिया। इसीलिए जिन जगहों पर पकड़ बीजेपी की पुश्तों से रही, वह पुश्तें भी इस चुनाव में डगमगाने लगी और यह परिस्थिति आकर खड़ी हो गई कि अगर आप पुराने विधायकों को छोड़ देते हैं और कुछ नए उम्मीदवारों को सामने लाते हैं और तर्क गढ़ते हैं कि हम इसलिए लाए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं चलेगा या चलेगा तो हम उसको खारिज कर रहे हैं, तो उसमें भी इस चुनाव परिणाम बड़े मायने रखते हैं। आपने जहां जहां जिन जिन जगहों पर पुराने लोगों को हटाया, वहां वहां आपका बंटाधार हुआ। तीसरी बात, जो संगठन के तौर पर बीजेपी काम कर रही थी, सांगठनिक तौर पर किसी को कुछ नहीं समझा गया और शायद यही मुसीबत उस संगठन के भीतर थी जिसकी पहचान येदियुरप्पा ने अपने तौर पर आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर और कर्नाटक की सांस्कृतिक अवस्थाओं को साथ जोड़कर खड़ा किया था। उसको एक झटके में राजनीतिक समीकरण, वह भी चुनावी तौर पर बनाने की कोशिश जो दिल्ली से हुई, और जिसके लिए चाहे वो बीएल संतोष का नाम लीजिए, चाहे अमित शाह का नाम लीजिए, चाहे जेपी नड्डा का नाम लीजिए, या सभी के इशारों को नचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का नाम लीजिए, वह बिसात एक झटके में खारिज हो गई। क्योंकि पहली बार जो बूथ पे लोग बैठे थे उनकी प्रतिक्रिया थी। कुछ जगहों से यह भी प्रतिक्रिया निकल कर आई, जहां पर चुनाव फैसले जब सुबह से आने शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे बूथ पर लोग जब कम आने लगे तो हम समझ गए कि स्थितियां नाजुक हैं, तो हमने अपना वोट भी शायद बदल दिया। यह कौन सी परिस्थिति है? क्या यह बीजेपी के लिए कर्नाटक ने एक ऐसा राजनीतिक गड्ढा खोद दिया है जो भारत की राजनीति में 2024 तक के सफर को लाते लाते बीजेपी के भीतर भी ऐसे सवालों को जन्म दे रहा है, जहां पर अभी तक जो मानकर चला जाता था कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक लिहाज से चुनावी मशीन में तब्दील हो चले हैं और ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अगर जीतना है तो चुनावी बिसात कैसे बिछानी है, यह समझ इनमें थी। और उसी के चुनाव परिणाम जब निकल कर आते थे तो अपनी हर नीतियों को यह सही ठहरा देते थे। क्या वह डगमगा गया है? क्योंकि ध्यान दीजिए, जो नजर आ रहा है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुंबई कर्नाटक में कील इसलिए ठोकी गई क्योंकि ओबीसी वोट बैंक एक झटके में वहां के लिंगायत जो बीजेपी के साथ थे उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है। और खुद जब देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहकर लगातार कहते हो कि हमारे साथ खड़े रहिए, वह पूरा ओबीसी तबका एक झटके में कांग्रेस के साथ खड़ा आया इस वोटिंग पैटर्न में। दूसरी बड़ी बात थी, जो दलितों की तादाद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके बेटे प्रियंक जो लगातार चुनाव के भीतर जिस तीखे तेवर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसको भी दलितों ने अपने आत्मसात कर लिया।
और दलितों का वोट बैंक जो था वो तकरीबन 14% तक, जो पिछली बार की तुलना में 14 से 18% तक वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ, जो अलग अलग हिस्सों में बट जाता था। मुस्लिम समुदाय जो बटता था जेडीएस और कांग्रेस के भीतर, बीजेपी के साथ तो जाता नहीं था, लेकिन जेडीएस के हिस्से से निकलकर तकरीबन 12% वोट एक झटके में चला गया वो कांग्रेस के पास। महिलाओं के वोट बैंक पर नजर बार बार थी, लेकिन जो कांग्रेस ने पैसा देने का महिलाओं को जिक्र किया और जो रसोई गैस का जिक्र हुआ, जो महंगाई का जिक्र हुआ, जो राहत और रियायत का जिक्र हुआ, वो पहली बार जो बीजेपी लगातार कहती थी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं, करप्शन उसमें नहीं है, वो सारी चीजें एक झटके में उलट गई और मिडिल क्लास और महिलाएं यह एक साथ आकर खड़ी हो गई कांग्रेस के साथ, जो हैदराबाद कर्नाटक में नजर आया और जो मध्य कर्नाटक में नजर आया। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस को 4 सीटों का लाभ हुआ, मध्य कर्नाटक में 9 सीटों का लाभ हुआ। मध्य कर्नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो मिडिल क्लास है वो एक झटके में शिफ्ट हुई और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 16 सीट जीती थी इस बार 8 पर आ गई, और बीजेपी जो 16 से 8 पर आ गई और कांग्रेस जो एक लिहाज से 4 सीट पर पिछली बार थी इस बार 13 पर आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण तो पुराने मैसूर का इलाका है, जिसको कहते हैं कि यह गढ़ जेडीएस का, जो उसकी राजनीतिक जमी को बनाता है। लेकिन वहां की 64 सीटों में सेंध ऐसी लगी जहां पर जिसने गवाया उसको कांग्रेस ने पाया। जेडीएस ने 10 सीट गवाई, 10 सीट जेडीएस की कांग्रेस के पास चली गई। बीजेपी ने 12 सीट गंवाई, वो 12 सीट चली गई कांग्रेस के पास। यानी राजनीतिक तौर पर वोटरों ने यह तय कर लिया किसे हराना है और किसे जिताना है। वो अपना वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं थे इस बार, और शायद इसीलिए पहली बार मजदूर और किसानों के बीच भी जो वोटिंग पैटर्न जहां पर नजर आ रहा है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जब आप देखेंगे तो जो ग्रामीण इलाकों की लगभग 72% कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, उन जगहों पर वोट का जो अंतर है, जो जेडीएस कहीं पर थी कहीं पर बीजेपी थी, जो वोट का अंतर है वह एक बड़ा गैप है। जबकि शहरी मिजाज में आइएगा तो यह 10,000 से नीचे का गैप है। तकरीबन 70 सीटें ऐसी है जो 10,000 के नीचे आती है गैप के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग पैटर्न नजर आया उसमें बहुत साफ था कि किसान और मजदूर, आप चाहे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कीजिए और कहिए कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीने की जद्दोजहद, ऊपर से महंगाई की मार, और इन सब में आपकी सियासत और 40% का असर, जो 40% कमीशन का जिक्र था, उसने भी लोगों के भीतर असर दिखाया। क्योंकि इस पैटर्न ने जो करप्शन हिस्सा इससे पहले भी रहा है, लेकिन जब यह शहरी मिजाज को छूने लगता है और ग्रामीण इलाकों में खास तौर से पंचायत स्तर पे जब प्रभावी डालता है, तो यह जो नया असर नजर आया है कर्नाटक के भीतर से, उसने 3 मैसेज और दे दिए हैं। यह 3 मैसेज हैं कि आप वेलफेयर योजनाओं का ऐलान करके और डबल इंजन सरकार का तमगा उसमें जोड़कर जो ग्रामीण इलाकों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, उसे ग्रामीणों ने अपने अनुकूल नहीं माना। उसमें किसान मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है। दूसरा मैसेज है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन का भी रहा है, वह भी इस दौर में कर्नाटक के भीतर धराशायी हुआ है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वह भी बड़े हैं, क्योंकि शहरों के भीतर और जो अर्ध शहरी होते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि लगभग 40% शहर का इलाका है, 60% ग्रामीण इलाका है, इस मानसिकता के इलाकों के भीतर भी जो सवाल थे और उन सवालों के जवाब जब चुनाव परिणाम के जरिए निकल कर आए, तो वहां पर भी जो गैप है वो 25,000 वोट से ज्यादा का गैप है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज पहली बार है कि अभी तक जो कर्नाटक को लिंगायत और वोकालिंगा के आधार पर ही तौल रहे थे, जो पीएफआई और बजरंग दल के आश्रय चीजों को परखना चाह रहे थे, जो जान रहे थे कि किसान मजदूरों को वेलफेयर योजना और महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान, उसमें पहली बार अगर आप होलसेल देखने की परिस्थिति में निकल कर आइएगा तो एक झटके में भारत की बदलती राजनीति
या फिर 2014 से जो सियासत चली आ रही थी या 2019 के बाद से इस देश में जो कांग्रेस एक के बाद एक हार रही थी, उसी को कहीं ना कहीं कर्नाटक की जीत ने उस सारे दर्द को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि अब यहां से 3 से 4 महीने के बाद सामने 3 राज्य और खड़े हैं, जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो छत्तीसगढ़ है, और एक तेलंगाना का इलाका भी है जो 14 जहां पर चुनाव होने हैं। या तो ये चारों राज्य एक साथ होंगे या तेलंगाना को ले जाया जाएगा जनवरी के महीने में कि जनवरी में वहां चुनाव होगा। लेकिन जो रास्ता यहां से निकला है और जिस रास्ते का असर सटे हुए जो मुंबई कर्नाटक का इलाका है, जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि कर्नाटक के भीतर अगर आप हैं तो मराठियों को मुश्किल, जो मराठी यहां पर मुश्किल में है वो आपस में टकराते रहते हैं और कोई ऐसी गवर्नेंस नहीं निकल कर आई जो सहूलियत दे पाए सीमावर्ती जिलों को लेकर। और शायद इसीलिए इन इलाकों के भीतर का आक्रोश ही था जहां पर हर कोई एक साथ खड़ा हो गया कि अगर लिंगायत बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो तमाम धाराओं को छोड़कर समूचा ओबीसी कांग्रेस के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। राजनीतिक तौर पर इससे पहले के चुनाव में कर्नाटक में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब इन तमाम परिस्थितियों का असर भारत की राजनीति पर क्या पड़ेगा और क्यों यह कहा जा रहा है कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम अब डगमगाते हुए बीजेपी के नजर आएंगे या फिर बीजेपी की अपनी राजनीति से हटकर जिस राजनीति की बिसात मोदी और शाह ने बिछाई उसके लिए यह खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि सवाल बीजेपी के भीतर से भी होंगे। जेपी नड्डा हिमाचल हारे थे, जो उनका अपना गृह राज्य है, बावजूद इसके उन्हें अध्यक्ष बनाए रखा गया और कहा गया 2024 तक ये बने रहेंगे। बावजूद इसके कहा गया कि दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं जाएंगे, बावजूद इसके कहा गया कि प्रधानमंत्री तो हमारे स्टार प्रचारक है, तो जहां जहां वो गए उसमें से 60% जगहों पर उनको हार मिली है। तो क्या ये मोदी मैजिक खत्म होने का ऐलान है? यहां पर शंखनाद हुआ है और ये परिस्थिति 2024 की दिशा में बढ़ते हुए क्या समूचे विपक्ष को अब एकजुट लाकर खड़ा कर देगी? और यह मोदी शाह के लिए इसलिए खतरे की घंटी क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप कभी भी जिक्र बीजेपी का नहीं सुनेंगे। बीजेपी का सुनते तो कर्नाटक के भीतर आपको येदियुरप्पा याद आते, जगदीश शेट्टार याद आते, वहां के वो तमाम नेता याद आते जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन एक झटके में उसको तहस नहस करके दिल्ली की सत्ता ने जब अपने अनुकूल बिसात बिछाई तो यह उनके अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल हो गई और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम अब लड़खड़ाने शुरू हो चले हैं। और शायद यही वो उल्टी गिनती है जो कांग्रेस के भीतर अब तेवर बढ़ेगी और शायद उस रुआसेपन को दूर करेगी जो डबडबाते हुए आंसुओं के दृश्य आपने देखे। इसके बाद आंसू अगर अग्नि में तब्दील हो जाएं और संघर्ष के पथ पर चल निकलें तो 2024 का रास्ता अब मोदी शाह के लिए मुश्किल हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।